हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश। सदा सुखी रखे। जीवन, देखिए जीवन जीना इतना आसान नहीं होता। जीवन की ये जो राह है, ये पथ है, इस पे चलते चलते खुशियां तो आती ही हैं, पर खुशियों के साथ साथ दुख आते हैं, तकलीफ आती है, कठिनाई आती है। और कभी कभार तो ऐसा लगने लगता है कि कठिनाई, समस्या, दुख ये सब जीवन के ही पर्यायवाची है। और फिर इंसान इतना परेशान हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता है कि वो इन दुखों के भवसागर से कैसे पार निकले। वो इतना घबरा जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो भगवान से पूछने लगता है कि ये सारे दुख, ये सारी तकलीफें सिर्फ उसी के जीवन में क्यों आ रही हैं? क्या भगवान को मुझ पे तरस नहीं आ रहा है? मैं इससे कैसे पार पाऊं? मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ है, फिर भी मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ पा रहा है? शायद इंसान इस बात को नहीं समझ पाता कि दुखों के बाद ही तो सुख के दिन आते हैं। इंसान को इस वक्त सोच कर आगे चलना है कि बस अब दुख और नहीं होंगे, अब जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। क्योंकि जो कठिनाई का समय होता है ना, वो इंसान को परिपक्व बनाता है, वो इंसान को इस काबिल बनाता है कि आगे आने वाले समय में वो ना सिर्फ कामयाब होता है बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन जाता है। हम इस कार्यक्रम के जरिए आपकी सभी परेशानी और आपके सभी दुखों का निवारण करते हैं और उसमें मुझे लगता है कि ज्योतिषाचार्य का काफी अहम योगदान रहा है। हम हमेशा कभी फेसबुक के जरिए, कभी हमारी वेबसाइट के जरिए आप लोगों से जुड़ने के प्रयास करते हैं और आज का ये जो एपिसोड है वो भी एक ऐसा ही एक प्रयास से 2 लोग हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा भी बने हैं। गुरुदेव, आज 2 लोग हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, खास मेहमान भी कह सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दीपक शियालिया और राधा शियालिया को। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव, हम सभी का ज्योतिषाचार्य पे बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि जब हमें ये नहीं समझ आ पाता है कि अब हम करें क्या, तो हम ज्योतिष पे बहुत ही गहरा विश्वास जताते हैं और आपका भी बहुत अहम योगदान रहा है इसमें। और अभी पिछले कुछ दिनों से हमारा ये प्रयास रहा है कि हम लोगों की कठिनाई, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए क्यों ना उनको हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। तो आज हमारे साथ दीपक शियालिया और राधा शियालिया यहाँ पे मौजूद है। आप ही में से 2 लोग हैं, ये आम लोग हैं और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि गुजरात राजकोट के रहने वाले हैं। 7 साल पहले दोनों की शादी हुई, 3 साल से पिछले दिल्ली में रह रहे हैं। जीवन में सुख तो है, दोनों खुश हैं, पति पत्नी की एकदम राधा कृष्ण की तरह जोड़ी है। पर क्या कहें, इंसान की जिंदगी में परेशानी ना आए, दुख ना आए तो वो इंसान ही कैसा होगा। ऐसे ही इनके जीवन में भी काफी परेशानियां हैं गुरुजी। और मैं राधा जी की बात यहाँ पे करना चाहूंगी। उनसे मेरी बात हुई थी। वो एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं जहाँ से शायद काफी महिलाएं गुजरती हैं। वो माँ बनना चाहती हैं पर बन नहीं पा रही हैं। 7 साल हो गए शादी को और मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि इस दुनिया में आप कुछ भी हासिल क्यों ना कर लें, पर अगर आप निसंतान हैं तो वो दुख आपको बहुत ज्यादा सताता है। राधा जी, आप ही की जुबानी में जानना चाहूंगी कि क्या पूरी कहानी है, क्या तकलीफ है। हालांकि आपने बताया है, पर पूरी कहानी जानना चाहूंगी कि कैसा लगता है जब आप दूसरों के बच्चों को देखते हैं, आपके अंदर भी माँ की ममता जाग उठती है। गुरुजी, हमारी शादी को 7 साल हो गए। हमने बहुत जगह पे प्रयत्न किया, जिसने भी बताया कि ये हॉस्पिटल जाओ, यहाँ पे जाओ। हमने इतनी सारी मन्नतें की, सब कुछ किया, पर कहीं ना कहीं मतलब किसी के बच्चे को देखते हैं, कुछ भी कोई खेल रहा होता है, या तो ये भी सोचते हैं कि हमसे जो छोटे हैं उसके भी बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब अंदर से एक कोने में से होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि रोए भी नहीं मेरा जाता होगा। तो बहुत ट्राई कर लिए, फिर भी कुछ भी कहीं से भी हमें ऐसा सुकून नहीं मिला कि हम ये सोच सके कि अब हमारा बच्चा होगा।
बस कुछ भी जैसे करते, दवाई लेने के लिए जाते तो वो दवाई लेते ही फिर वो दवाई का बस 1-2 दिन लेना, या तो फिर ऐसा माहौल बन जाता कि हम उस दवाई को कभी पूरा ही नहीं कर पाते। कुछ न कुछ बीच में ऐसा आ ही जाता कि उस दवाई को बीच में ही रोकना पड़ता था, या ऐसा होता था कि अब इस महीने नहीं अगले महीने कुछ करेंगे। मतलब कभी भी सोचा बहुत कि बच्चे के बारे में, पर कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कत रही कि हमें वो चीज करने में कभी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन घर पे आपका किस तरीके का माहौल है? पति से सपोर्ट मिला, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय और दो, बुरा मत महसूस करो, ऐसा हुआ है आपके साथ या नहीं? हाँ, बहुत बार हुआ है। सबने मुझे सपोर्ट किया कि मेरे हस्बैंड खुद कहते हैं कि जब टाइम मिल जाएगा तब आना होगा, वो आ जाएंगे, पर आप अच्छे से रहो, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। और मामा पापा का भी, सबका, माँ बाप का भी, सबका सपोर्ट रहा कि आप मतलब आगे बढ़ो, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। पर फिर भी मेरा मन वहीं का वहीं अटका रहता है। मैं कोई भी चीज करती हूँ तो मुझे ये लगता है मुझे यही मिलना, ये चाहिए था, मुझे कभी ये मिला ही नहीं, तो मैं आगे क्या करूँ। आपको कभी कभी ऐसा भी लगा है कि रिश्तों में खटास आ रही है, पति से अब नहीं बन पा रही है? क्योंकि इसी बारे में हम रोज बात करते हैं, सोने से पहले भी यही बात होती है कि कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब हम भी मम्मी पापा बनेंगे। ऐसा होता है आपके साथ? रिश्तों में खटास आई इस वजह से? नहीं, रिश्तों में कभी खटास नहीं आई। बस यही है, मेरा 24 घंटे में ऐसा भी 1 घंटा नहीं होगा कि मैं उस बारे में नहीं सोचती हूँ। कि कुछ भी करती हूँ बस मेरा माइंड वहीं पे रहता है कि मेरा बच्चा होगा, मैं कुछ ऐसे करूंगी, ये करूंगी, बस वही मेरा रहता है। तो जब आपकी शादी हुई थी, अब आजकल क्या होता है कि शादी करके करियर बनाता है इंसान, शादी करता है, फिर बड़ी प्लानिंग के साथ चलता है। उसको लगता है कि नहीं 2 साल जॉब करेंगे, इतना पैसा जमा करेंगे और फिर हम बच्चा करेंगे। आपकी क्या कहानी थी? शादी के बाद आपके भी मन में इस तरीके के प्लान थे? नहीं, शादी के बाद हमने कभी ऐसी प्लानिंग ही नहीं की कि बच्चा 2 साल बाद रखेंगे, 3 साल बाद रखेंगे। बस हमारा था जब भगवान हमें देंगे हम रखेंगे। पर ऐसा मौका ही हमें नहीं मिला कि हम मतलब रख सके बच्चा। और मैं कभी ऐसा महसूस ही नहीं कर पाई कि मैं कभी माँ बन सकूं ऐसा। अब आपको ऐसा लगने लगा है कि शायद वो दिन नहीं आएगा? ऐसा लगने लगा अंदर से कभी? पहले लगता था, अब ये लगता है कि नहीं, फिर से कुछ अच्छा होगा। पहले बहुत नेगेटिव आते थे। अब आस है? हाँ, अब आस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है राधे जी कि एक महिला होने के नाते मैं तो समझ ही सकती हूँ, पर ऐसी बात नहीं है कि पति ना समझ पाए। और जैसे आपने कहा कि उनका सपोर्ट हमेशा रहा है, आपके घर वालों का सपोर्ट रहा है। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस दौर से जो गुजर रही हैं आपकी पत्नी, आपको कैसा लगता है? आपको भी ऐसा लगता है कि अब आस नहीं लग रही है, अब शायद छोड़ देना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए? जी, हमने जैसे बताया कि बहुत मतलब हॉस्पिटल में, चाहे मंदिर में माथे टेके हो, मन्नतें की हो, सब कुछ किया था, और फिर भी इसके मन में नेगेटिव आना, फिर भी मैंने उस तरह का सपोर्ट किया कि देखो ये हमारे हाथ में तो है नहीं और भगवान के हाथ में है। अब वो जब देगा तो तब तक हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ जो बोलेंगे वहाँ हम जाएंगे। अगर हॉस्पिटल जाना होगा तो वहाँ जाएंगे। कोई बोलेगा कि ये मंदिर पे जो है मन्नत रखो, या मेरे मम्मी पापा भी मन्नत रखते थे, जो मम्मी भी रखती थी कि जो है तेरे लिए यहाँ मन्नत रखी है, पापा भी जो है मंदिर पे जाके, तो मतलब सबने उस तरह का सपोर्ट किया। और मैंने भी जो है उसको वही बस, और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, वही आस देता रहा कि हो जाएगा जब ऊपर वाले का उसकी इच्छा होगी तब हो जाएगा। आप दोनों की आंखों में वो दुख झलक रहा है गुरुदेव, मैं वही बोलना चाह रही थी। शायद ऐसा लग रहा है कि एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसके बच्चे होते हैं, जब उसे ऐसा लगने लगे कि शायद वो दिन कभी आएगा ही नहीं, कि भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है, तो शायद उससे ज्यादा दर्द की बात उसके जीवन में क्या हो सकती है। तुम काम क्या करते हो बेटा? गुरुजी मैं जॉब करता हूँ, दिल्ली में ही जॉब करता हूँ। ठीक है बेटा, तुमने जो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है, इसके अंदर अभी तुमने कहा कि हम बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच बात क्या है
तुमने एक कहावत सुनी होगी, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। ये कहावत क्यों बनी? ये कहावत इसीलिए बनी कि हर इंसान अपने जीवन के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता। उसे तो इवन यहां तक भी नहीं पता कि कल मेरे साथ क्या होना है। हो सकता है आज तुमने कोई प्लान बनाया कल के लिए, हो सकता है कल को वो भी फुलफिल ना हो, उसको भी तुम ना कर पाओ। ठीक है, एक तो ये चीज। दूसरा बेटा, एक और कहावत है, कहते वक्त से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता। ये भी बात इसीलिए बनी है, ये भी कहावत इसीलिए बनी है क्योंकि जन्म कुंडली सबसे अहम रोल प्ले करती है बेटा। जो हमारे भाग में लिखा जाता है उसको आम इंसान नहीं टाल सकता, और जब तक ये विद्या पूरी तरह से निखर के दुनिया के सामने नहीं आई, उससे पहले तो लोगों का ज्यादातर मानना यही था कि भाई जो भाग में लिखा वो हो जाएगा। लेकिन भाग में अगर ये दुख लिखा हुआ है तो क्या सुख नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। और भाग में अगर किसी तरह की कोई बुराई चल रही है, या काम नहीं चल रहा है, या बच्चा नहीं है, या फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, या शारीरिक तकलीफ है, क्या हमें प्रयास नहीं करने उसको ठीक करने के? लेकिन जब ये भाग में लिखा होता है कि ये वाली तकलीफें हैं, प्रयास करने के बावजूद भी नहीं जाती, यहां आकर के सिर्फ एक ही इशारा होता है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्लैनेट कहां पे बैठे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, ये सब कुछ जान के उसके विपरीत काम करना और उनके उपाय करना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि आज से अगर हम 125 साल पीछे चले जाए, जब ये मॉडर्न साइंस पनपनी शुरू हुई, अगर वो यही सोचते रहते कि नहीं जिसको आदमी को बुखार आया है वो आएगा ही, जिसको टीबी आई है वो आएगी ही, जिसको ये बीमारी आई है तो आएगी ही, तो बेटा ये दवाइयां कैसे बनती? बनी ना, और इनका असर भी हर किसी पे नजर आता है, समझ गए? लेकिन ये 125 साल पुरानी साइंस है। जिस हम साइंस की बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, ये हजारों साल पुरानी है, ये उससे बहुत आगे है। जैसे अब बेटा मैं तुम्हारे बच्चे की ही बात करूं तो अब जन्म कुंडली का 5वां घर होता है बच्चे का। मैं इसे अपने यहां देखता हूं तो यहां क्या लिखा हुआ आएगा? सबसे पहले लिखा आया, अगर औलाद से संबंधित किसी भी तरह का दुख तकलीफ हो या फिर नर औलाद की कमी हो तो कुत्ता घर में पाले। देखो ये सबसे पहली लाइन है। ठीक है, दूसरा क्या आया? आपको अपने औलाद के सुख में किसी न किसी प्रकार की तकलीफ लगी ही रहेगी। ठीक है, वही अगर तूने शादी से पहले भी इस जन्म कुंडली को दिखा के इसके इलाज के बारे में सोची होती तो बेटा ये तकलीफ ही ना होती। ठीक है, यहां तो देखो एक क्लिक के ऊपर सामने लिखा आ गया। जिस तरह से हमारे यहां से जन्म कुंडली निकलती है, वहां औलाद के खाने में जाओगे तो वहां ये साफ लिखा हुआ होगा। ठीक है, फिर दूसरी बात, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बेटा सूर्य बुध शुक्र का मेल है, और शुक्र ऐसे घर में बैठा हुआ है जहां कहता है कि तेरा कामकाज कभी भी ढंग से सेट नहीं होगा। दूसरी बात ये कहता है कि अगर घूमने फिरने के कामों में रहा तो जिंदगी फिर भी चल जाएगी, अच्छी चलेगी। अगर बैठ के करने वाले कामों में हुआ तो मामला खराब। फिर यहां चौथे घर का ये शुक्र, ये साफ कहता है कि औलाद के सुखों से संबंधित दिक्कत आएगी। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? इसका साइंटिफिक रीजन ये है बेटा, जब शुक्र चंद्रमा के घर में बैठता है, चंद्रमा है पानी, और ऐसी अवस्था के अंदर शुक्र जो वो धातु होती है जो बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी है, उसमें जब पानी मिक्स होता है तो ये बच्चा कंसीव करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। समझ गए? और यही जो गुण है, अवगुण जो है, इसके कारण हमेशा बच्चे के लिए डिले होता है। एक तो ये हिस्सा है, दूसरा हिस्सा एक और भी है, वो है शनि देव तुम्हारी कुंडली के अंदर खराब घर के अंदर बैठे हुए जो बृहस्पति पे दृष्टि डाल रहे हैं। और बृहस्पति होती है विद्या, विद्या से आने वाला लाभ, अपने पिता की तरफ से आने वाला लाभ, और औलाद की तरफ से आने वाला लाभ, क्योंकि 5वें घर में बैठे हैं। अब शनि की दृष्टि है उनके ऊपर, तो तुम्हें अपने पिता के सुख में भी जरूर कोई ना कोई दिक्कत तकलीफ रही होगी। उनसे भी जो सुकून मिलना चाहिए वहां पर खराबियों के हालात बने होंगे। जो तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई के अनुसार सब कुछ मिल जाना चाहिए, उसके अंदर भी तुम्हें तकलीफें ये बिल्कुल बना के ही छोड़ेगा, यानी कि तुम्हें अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलेगा। तीसरा, यहां पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण तुम्हें सोशल होने में भी दिक्कत आएगी।
समझे, बहुत जल्दी सोशल नहीं हो पाओगे। और अगर कहीं तुम्हारा घर साउथ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग हुआ, वहां पर तुम हमेशा तकलीफें पाओगे और धन की कमी भी बहुत रहेगी। और खास तौर पे अगर 8 नंबर का मकान हुआ तुम्हारा, तो वो धन की कमी बहुत बड़ी देगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर तुम पश्चिम या उत्तर मुखी मकान में रहते हो, तो ये शनि फिर भी थोड़ी कमियां करेगा और तुम्हें जिंदगी ठीक ठाक चलाने के लिए देगा। ऊपर से तुम्हारी बुद्धि ऐसी है बेटा कि जिसको अच्छा समझा अच्छा, जिसको बुरा समझा बुरा, यानी कि तुम सीधी बुद्धि के मालिक हो। और चंद्र ग्रहण भी आ गया, और ये चंद्र ग्रहण हमेशा पत्नी के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ता है, उसको कोई ना कोई तकलीफ लगा के रखता है, बढ़ती उम्र के साथ में आलस बहुत देता है, जबकि करने की सब कुछ कोशिश की जाती है। और उसके कारण कोई ना कोई ऐसे हालात बनके रहते हैं कि जिसमें इंसान बिजनेस नहीं कर पाता, क्योंकि चंद्र और राहु के मिल जाने के कारण बुध खराब हो जाता है, और बुध खराब हो जाए तो बिजनेस खराब। ठीक है बेटा, ये सारी मुसीबतें तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बैठी हुई है, और इसका ज्ञान तुम्हें अपनी 15-17 साल की उम्र में होना चाहिए था, कि ताकि तुम इसके उपाय करके अपने जीवन व्यापन की तरफ चलते, तो आज तुम बेहद खुशहाल भी होते, कामकाज की तरफ से भी, अपने पिता की तरफ से भी, और इस वक्त का औलाद की तरफ से भी। क्योंकि ये इलाज पूरी तरह से संभव है कि इसका अगर इलाज कर दिया जाए तो तुम कामकाज में भी कामयाब होगे, पिता की तरफ से भी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, और औलाद के सुख भी मिलेंगे। और जो पत्नी बीमार होने वाली है, उसके अंदर जो धीरे धीरे करके आलस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ये सारी प्रॉब्लम भी खत्म होगी। क्या ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है बेटा? मतलब जितने भी हमारे अंदर प्रश्न उठ रहे थे, हाँ, वो सब यही थे। सब जितने मैं सोच रहा था कि आज जो है मैं आपसे पूछूंगा, वो सब आपने वही बताया जो मतलब मेरे अंदर प्रश्न उठ रहे थे। हाँ, इसको कहते हैं बेटा, जब मैंने भी ज्योतिष सीखना शुरू किया, तो तब मेरे गुरुजी भी एक कहावत और बोला करते थे, कहते ना कोई अक्लमंद बन के कमाता है और ना कोई बेवकूफ बन के गवाता है, बस जो भाग में लिखा हुआ हो वैसे ही होता चला जाता है। कहते वो जब बुरा हो रहा होता है तब लोग हमारे पास आते हैं, और जब वो अच्छा हो रहा होता है तब उनको हमारी जरूरत नहीं होती। लेकिन आपने वो गाना सुना होगा कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। ये सही मायने में ये जो कहावत है, यह गाना है बेटा, ये ज्योतिष पे बिल्कुल फिट बैठता है कि जब आप सुखी हो, जब आप बिल्कुल आराम से जीवन चला रहे हो, उस वक्त में अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा के चलो। अगर ये नहीं किया तुमने और वो समय आ गया जो कि खराब है, तो फिर तो बेटा वो दुख भोगना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, यही जो आज मैं तुम्हें उपाय बताने जा रहा हूं, ये उपाय अगर तुमने शादी से पहले या शादी के वक्त में किए होते तो मतलब ही नहीं आज तुम इस तरह से त्रस्त होते, और शायद आज तुम अपनी खुशहाली के लेकर के कहीं और बैठे होते और तुम्हारी जगह पे कोई और आके बैठा होता जो दुखी होता, समझे। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज जो मैं तुम्हें उपाय देने जा रहा हूं बेटा, इनसे परमात्मा ने चाहा 1.25 साल में ही तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल लाइन पे आएगी और तुम्हें सारे सुख मिलेंगे। तुमने सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए, सब कुछ हो गया ना। अब इन ट्रीटमेंट के बाद वादा ये करके जाओ कि जिस दिन तुम्हारी गोद भरेगी उस दिन भी यहाँ आकर के सारी दुनिया को बताओगी कि हाँ ये इस तरह से ये सार्थक जी। ठीक है बेटा, मामूली उपाय बेटा, सबसे पहले तांबे की गागर में मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के कन्यादान के मंत्रों के बाद जल प्रवाह कर दो। दूसरा जो सबसे अहम उपाय है जो तुम्हें बच्चा देगा, और वो है 4 शुक्रवार 4 आड़ू की गुठली के अंदर सुरमा भर के, या जो उड़द साबुत होती है उसकी पीठी बना के, उसके लड्डू बना के, उसके अंदर सुरमा भर के 4 शुक्रवार तक घास वाली जमीन में दबा दो। ठीक है, और तालाब की मिट्टी लेके आनी है। तालाब की मिट्टी ला करके उसे अपने घर की छत के ऊपर उसका लेप करके, और उसके अंदर बेटा शहद दबा देना। ठीक है, शहद 1 लोटे में भर के वो दबा देना, और हर शनिवार को लोहे के पात्र के अंदर सरसों का तेल भर के मुंह दे के आके का जो पौधा होता है आके का, उसके ऊपर चढ़ाते रहो। ठीक है, एक ये, और एक अब आखिरी उपाय, और वो है 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। ये उपाय तुमने जिस दिन किया खत्म हुआ, तुम्हारे पिता की तरफ से आने वाली तकलीफें खत्म, तुम्हें पढ़ाई के बाद उस पढ़ाई के अनुसार जो काम नहीं मिल पा रहा वो भी तकलीफ खत्म, इसके बाद तुम्हारे घर में रुपया पैसा भी जमा होगा,
समझ गए। और इसके बाद तुम कह सकते हो कि तुम्हें जीवन की सारी खुशियां मिल गई। ये नाग केसर वाला उपाय बहुत अहम है। आड़ू की गुठली और वो शहद दबाने वाला उपाय तुम्हारे बच्चे के सुख के लिए है, समझ गए। और ये सरसों का तेल चढ़ाने वाला उपाय तुम्हें दिल से खिला हुआ बना करके लोगों के अंदर तुम्हारी ज्यादा जान पहचान बढ़ा करके तुम्हें काबिल इंसान बनाएगा। ठीक है, बताओ इतने से उपायों के लिए तुमने कितनी ज्यादा बरस अपने खराबी में ही बिता दी है, और इतने से कर दिए होते तो बेटा आज तुम पूरी तरह से खुशहाल होते। गुरुदेव, आपसे एक बार जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो निसंतान हैं, काफी समय से वो भी ट्राई कर रहे हैं, माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, क्या वो भी इन उपायों को कर सकते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। इनकी कुंडली के अंदर तो मुझे वो योग नजर आ गए सारे। किसी की कुंडली में दूसरे भी योग होंगे, जैसे शुक्र छठे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो औरत के पेशाब वाली जगह पे इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, और उसकी वजह से वो औरत का बच्चा नहीं कंसीव कर पाती। दूसरी एक और प्रॉब्लम, उन्हीं के यहाँ कामकाज के लिए भी दिक्कतें होती हैं, लाभ नहीं पूरी तरह से आता। वो तो नौकरी में भी नहीं आता और धंधे में भी नहीं आता, इनका कम से कम नौकरी का योग तो है। ठीक है ना, तो ऐसी अवस्था के अंदर उनको दूसरे उपाय करने होते हैं। फिर तीसरी एक और चीज है, अगर चंद्रमा ही कमजोर होकर 11वें घर के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसे में मर्द के स्पर्म्स में ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, तो वो दिक्कत है। लेकिन इनका रीजन क्या है साइंटिफिक, कि इनके स्पर्म्स काउंट करवा लो, उसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, उसके अंडे चेक करवा लो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि वीर्य में पानी ज्यादा होने के कारण वो नहीं कंसीव कर पा रहे, और वो आड़ू की गुठली वाला जैसे ही उपाय होगा और घर की छत के ऊपर जैसे ही शायद दबाया जाएगा बेटा, उसके बाद वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और उसके बाद ये कर लेंगे। लेकिन आम जिसको भी बच्चे से संबंधित दिक्कत है बेटा, उसका सबसे पहला उपाय जरूर करके चलो। और वो उपाय क्या है? उपाय यही है कि घर के अंदर कुत्ता पालना। अगर घर के अंदर कुत्ता पालते हो तो सबसे पहले आपका पहला दौर बिल्कुल सक्सेस हो जाता है कि बच्चे के आने का पहला रास्ता, पहला पड़ाव तो खुल जाता है। ठीक है, और दूसरा एक बात का ध्यान रखिए कि हमेशा जो स्वर्ण भस्म होती है, स्वर्ण भस्म एक ऐसी चीज है जो हर इंसान में, आदमी में भी और औरत में भी बच्चा पैदा करने की क्षमता को बढ़ा देती है। ये आप जहां से भी लेंगे उसके ऊपर लिखा होता है उसकी प्रयोग की विधि की किस तरह से करनी है। तो इसलिए स्वर्ण भस्म का प्रयोग अगर वो करके चलते हैं तो बच्चा आने में बहुत ही आसानी होगी। और तीसरी चीज, औरत को खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसके पेशाब वाली जगह के आसपास इन्फेक्शन है, वो दही के साथ अगर अपनी पेशाब वाली जगह धोती रहेगी तो बच्चे के आने के हालात और जल्दी बनते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे थे। निसंतानता तो एक बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में है ही, पर आपने मुझे बताया कि हर क्षेत्र से समस्याएं आ रही हैं। मतलब आप बस नाम लीजिए, जॉब में आपने कहा कि मेहनत करते हैं पर जो मिलना चाहिए फल वो नहीं मिल पा रहा है। कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपने बताया, दोनों मिलकर कर रहे हैं, और अब 2 ही साल बचे हैं, उसके बाद एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अभी जो दौर चल रहा है, क्या भावनाएं आपके दिल में आ रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि बस मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं? क्योंकि आपकी आंखों से मैं उस दर्द को समझ पा रही हूँ तब से। मतलब मेरे पूरे जीवन में वही जो गुरुजी ने भी बता दिया वो सब, कि मैं बहुत मतलब मेहनत करने की सोचता हूँ, पर वो पता नहीं किस कारण की वजह से कि वो मैं कर नहीं पाता हूँ। और पढ़ाई, मतलब मेहनत और पढ़ाई दोनों में ये चीजें मतलब वो करने नहीं देती है, या मतलब मेरे से हो नहीं पाता है वो, कुछ मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मैं पूरी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक्स ले आता हूँ, पूरी तैयारी करके रख देता हूँ, पर उसके बाद वो मतलब आगे नहीं बढ़ती है तैयारी मेरी। मतलब मन नहीं करता है तैयारी करने का, या फल नहीं मिल पा रहा है? मतलब बुक्स ले आया, क्या क्या मुझे उसके लिए चाहिए वो सब मैंने तैयारी कर ली कि मुझे इतनी इतनी बुक्स पढ़नी है, ये उसके जो है सब्जेक्ट हैं, तो मैंने ये बुक लानी होगी। और जो भी इनके जो है क्लासेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनसे भी जो गाइडेंस लेके कि इसमें मैं क्या क्या पढूं जिससे कि जो है मैं इसको जो है तैयारी कर सकूं ठीक से, जिससे क्वालिफाई हो पाए। तो वो भी अच्छे से, उन्होंने भी अच्छे से बताया, उसके हिसाब से भी मैं जो है जो मुझे और भी बुक से बताई गई वो लाया। तो तैयारी मतलब ऐसी करती है, मतलब होती है मेरी कि
अब अगर मैं वो भी बताते हैं कि तेरा दिमाग मतलब उस तरह का है कि तू पढ़ेगा तो पक्का जो है इसको क्वालिफाई कर पाएगा, पर मैं बहुत तैयारी करता हूँ, सब कुछ ला के रखता हूँ, पर वो पढ़ने में मन नहीं लगता या कुछ भी रीजन से वो छूट जाता है मेरा। असमंजस सी स्थिति आ जाती है कि अब क्या करूं मैं मेहनत भी करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। एक तरीके सब से तैयारी के बाद वो फिर हो नहीं पाता है, सब धरा का धरा रह जाता है वैसे ही, और बस उसको मैं देखता रहता हूँ। और जो स्टूडेंट और तैयारी कर रहे हैं उनको देख के मेरे अंदर वो होता है कि मैं कब करूंगा, मेरे पास तो सब पड़ा है। और अभी नए नए जो है वो इसमें स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि तैयारी करते हैं, और वो कई बार जो है मेरे से पूछते हैं कि आपने इसकी तैयारी की थी तो कैसे कैसे हुआ है, तो मैं उनको बताता हूँ। और मेरे अंदर भी वो होता है कि मेरे ये सब तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मेरे पास सब होने के बावजूद भी मैं जो है ये पढ़ नहीं पाता हूँ। कितने अटेम्प्ट दे चुके, कब से तैयारी कर रहे हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? इसको जो है मुझे तकरीबन 8-9 साल 10 साल हो गए होंगे। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। दिए हैं आपने? अटेम्प्ट्स में जो है एक ही बार दिया था, क्योंकि अच्छा। इसका जो लेवल है उस लेवल पे पहुंचने के बाद ही देना चाहिए। अच्छा, आपको लगा कि तैयारी पूरी नहीं है मेरी? हाँ, इसीलिए तैयारी मैं पूरी नहीं है, इसलिए अटेम्प्ट कोई करने की उसमें जरूरत नहीं है, अगर आपकी उस लेवल की तैयारी नहीं है जो उसमें चाहिए। तो जैसे गुरुदेव ये बता रहे हैं कि करना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम, जब देखते हैं किसी आईएएस को आईपीएस को, ऐसा लगता है मैं भी तो वहां हो सकता था। 10 साल हो गए। कई दर्शक भी हमारे हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे देश में बहुत ही बड़े एग्जाम्स माने जाते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा वाला एग्जाम है, मन नहीं लगता है। 10 साल हो गए हैं। कई लोग हैं जो भी इसी दौर से गुजर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगी, इनकी जिंदगी में क्या लिखा है? इनकी कुंडली आपके सामने है, क्या इनकी जिंदगी में कामकाज के योग हैं? क्या निकल पाएंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में? क्या भाग्य कहता है इनका? बेटा अभी 4-6 दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, तो कोई न्यूज चल रही थी, और उसके अंदर साफ तौर पे एक चीज बताई जा रही थी कि बिहार और यूपी, ये 2 राज्य एक ऐसे हैं जिसके अंदर मैक्सिमम लोग एक ही ट्राई कर रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिले, और वैसे तो मैक्सिमम प्रदेशों में सब में ही है। लेकिन ये है बेटा, जो भाग में लिखा हुआ होता है हम उसके बाहर जा ही नहीं सकते। अगर आज मैं अपनी कुंडली बनाता हूं यहाँ पे, तो उसके अंदर साफ सबसे पहले लिखा आता है कि ज्योतिष के काम, लोगों को समझाने बुझाने गाइडेंस के काम। फिर लिखा आता है कि पत्राचार के द्वारा भी धन कमाएंगे। ठीक है, आज अगर मैं तुम्हारी कुंडली खोल रहा हूं और इसके अंदर मैंने 10वां घर खोला है, तो क्या लिखा हुआ है अब सुनो। इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप अगर आई सर्जन बनते तो बहुत अच्छा है, अगर भवन निर्माण से संबंधित कोई काम करते हो तो बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग के किसी भी तरह के काम करते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये तो होगी तुम्हारी नौकरी में। अगर तुम अपना काम कोई करते हो तो क्या होना चाहिए, तुम्हारे अपने काम के लिए लिखा कि आप दलाली के कामों में बेहतर करते हैं, और इसके अलावा पुरानी मशीन, सीमेंट, लोहा, बीमा आदि से संबंधित कोई भी व्यापार करते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और अगर किसी भी तरह के आप लॉटरी वगैरह के धंधे करते हो, शेयर मार्केट के करते हो, तो वो भी तुम्हारे लिए अच्छे है। लेकिन तुम अगर नौकरी करते हो तो उसके अंदर कोई ना कोई समस्या तुम्हारे आड़े आती ही रहे, और वो स्मूथ नहीं चलेगा। तो इसलिए धंधा करना तुम्हारे लिए बेहतर है। और धंधे क्या है वो तुम्हें मैंने बताया है कि किसी भी तरह की दलाली के काम, सीमेंट, लोहा, सरिया वगैरह के काम, ठीक है, या कोई एजेंसी वगैरह बना के अपने आगे डीलर वगैरह बना के बेटा उनके थ्रू बीमा वगैरह का कोई काम करवाना, इस तरह के काम तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। यही जब तुम पैदा हुए तब अगर जानते, या आज से 10-15 साल पहले जानते कि तुम्हारी किस्मत में काम कौन से लिखे हुए हैं, तो ये 10 साल तुम्हारे बर्बाद नहीं होते। और जब तुम्हारी पढ़ाई चले शुरुआत में थी, जब तुम 10वीं में थे, अगर तुम्हें ये तब पता होता कि तुम किस क्षेत्र में अच्छी नौकरी भी कर सकते हो, तो बेटा तो तुम ये इंजीनियरिंग करते, या आई सर्जन बनने की सोचते, या सिविल इंजीनियरिंग करते। ठीक है, और तुम्हें इतना भटकना ही नहीं पड़ता, और आज की डेट में तुम पूरे कामयाब होते। ठीक है, इसीलिए सरगम हम इंसान कुछ नहीं है। सच कहते हैं कि कठपुतली है, ऊपर वाला जिस तरह से हमें नचाता है हमें नाचना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक और है कि अगर ये पता चल जाए कि ऊपर वाले ने हमें कौन सी स्टेज पे नचाने के लिए पैदा किया है, वो स्टेज कौन सा है, तो बेटा ये दुनिया में लगी हुई अनगिनत स्टेजों के बीच में भटकना नहीं पड़ेगा। तुम डायरेक्ट अपनी स्टेज पे पहुंचोगे और वहां जाके
आराम से वह जिंदगी का नाच नाचते हुए जिंदगी खुशी से बिताओगे। ठीक है बेटा, तो ये है। अगर अभी भी तुम किसी भी तरह की दलाली के काम या कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित काम या जो आंखों से संबंधित किसी भी तरह के उपकरण होते हैं या फिर ये चश्मे वगैरह होते हैं या ये चीजें होती हैं, इनके संबंधित कोई काम के सप्लाई के काम, समझ ना, क्योंकि तुम्हारी कुंडली में घूमना फिरना भी बहुत लिखा हुआ है, घूम फिर के काम करना। अगर ये करते हो तो बेटा तुम बेहद कामयाब इंसान होने वाले हो भविष्य में। ठीक है, कोई शर्म मत। गुरुदेव, एक सवाल मेरा भी है, इसी से संबंधित है कि क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? अगर हमारे भाग्य में कुछ लिखा हुआ है तो हम ये मान जाएं कि बस अब यही है, अब कुछ नहीं हो सकता, या नहीं हम उसको बदलने की भी क्षमता रखते हैं? अभिमन्यु कहते हैं उनके हाथ में लकीर नहीं थी पढ़ाई की, तो उन्होंने वो पढ़ाई की लकीर तो बना ली, लेकिन उसके अंदर उम्र रेखा थोड़ी सी कट गई थी और साथ में उन्होंने वो कर्म किया तो बिल्कुल संभव भी हो पाया। ठीक है, इसी प्रकार से हम इंसान, अगर आप में जज्बा है, मंशा है और साथ में आपको ये पता चल जाए, अब अभिमन्यु को भी तो ये पता चला था कि पढ़ाई लिखाई की रेखा नहीं है, तो तभी उसने प्रयास किया ना। और इसीलिए हर इंसान को सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली दिखा करके ये पता करना चाहिए कि कौन सी चीज भाग में है और किस तरह की है और कौन सी चीज नहीं है। तो पहले जो भाग में है और जिस रास्ते पे चल के वो मिल सकती है, पहले तो वो आसानी के रास्ते पे चल के उसको पाए। फिर जो नहीं है उसके बारे में अगर वो डिस्कशन करते हैं कि मुझे अगर ये भी पानी हो तो मैं क्या उपाय करूं और किन रास्तों पे चलूं और मेहनत मेरी, तो ये बिल्कुल संभव है। हम सरगम रोज यही काम करते हैं। यहाँ पर जो इतने लोग, हजारों लोग रोज हमारे साथ जो जुड़ते हैं, वो यही चीज लेने आते हैं कि जो उनके भाग में नहीं है वो कैसे संभव हो, और हम उनको यही उपाय देकर के तो उनको पार करते हैं। आज अगर ये उपाय नहीं करते तो अभी और कितनी देर इनके भविष्य में ये सुख नहीं थे, ये तो मैं जानता। लेकिन यही उपाय करने के बाद मैंने अभी इनको आशीर्वाद दिया कि साल सवा साल में तुम्हारे सारे काम संपूर्ण होंगे और तुम खुशी से आओगे। ठीक है, तो ये काम है, बिल्कुल आज की डेट में संभव है, समझिए। और ये बिल्कुल इस तरह से नहीं मानना चाहिए कि हमारी तो डेस्टिनी यही है, ये बिल्कुल बेवकूफी है बेटा। और आपको जो दुख आपके जीवन के अंदर है उसके जानने का पहले प्रयास करना और उसको ठीक करने का प्रयास करना, ये आप ही का फर्ज है। और जब आप पहल करोगे तो तभी ये काम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। समय हमारे पास बहुत कम है, लेकिन जाते जाते कुछ पंक्तियां अगर आप बोलना चाहें, कुछ सवाल आपके मन में है, समय बहुत कम है तो जल्दी से हम रैप अप करेंगे। गुरुजी, एक तो जो आपने बताया कि अगर मैं पहले ये सब चीजें जो है करवा लेता तो मैं अच्छे से उसको जो है परफॉर्म कर पाता। बिल्कुल बेटा, तो वो बहुत अच्छी मतलब वो बात है कि अगर ऐसा कोई मतलब बता दे कि तुमने क्या करना है और वो मतलब इंसान उस पे चला जाए तो उसके लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। कहने का मतलब तुम्हारा ये संदेश है सारी दुनिया के लिए कि सबको ये बात समझनी चाहिए। जी गुरुजी। आप कुछ बोलना चाहेंगे जाते जाते? मैं यही बोलना चाहूंगी कि बस मुझे गुरुजी ने जो बोला है उस पर मुझे पूरा विश्वास है और मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा मैं सबसे पहले गुरुजी से मिलने आऊंगी। माता रानी जरूर तेरी झोली भरेगी और तू खुशियों से ही आएगी बेटा। ठीक है गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन आंखों में जिनमें अभी थोड़ी देर पहले आंसू थे, अब उन चेहरों पे मुस्कान भी है। बिल्कुल बेटा, माता रानी इनका तो भला करे और आप सबको भी सदा सुखी रखे और खुशियां बख्शे। तो चलिए, शो समाप्त हो उससे पहले गुरुदेव मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि जो वशिष्ठ ज्योतिष और ये जो हमारे यहाँ पे मेहमान है हमारे इस मंच पे, उनके लिए जो आपने खास तौर पे उनकी कुंडली तैयार की है, आप कृपया उनको ये दे दीजिए। मुझे लगता है इस पल का इंतजार उनको भी था और हमें भी था। बिल्कुल बेटा, ये लो बेटा, खुश दे माता रानी, सुख दे तुम्हें, सदा सुख। ठीक है, ये तुम्हारी जन्म कुंडली है, इसको पढ़ के तुम अपने पूरे जीवन का प्लान पहले से तैयार करके रख सकते हो कि किस वक्त में दुख आना है और उसका कौन सा उपाय करके तुम्हें कौन सा सुख पाना है। ठीक है, खुश रहे माता रानी, सुख रहे।
तो चलिए, समय की थोड़ी कमी है, इसीलिए हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। लेकिन कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आपको भी इस मंच पे आने का मौका मिल सकता है, यानी आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और गुरुदेव से अपने सभी सवालों के जवाब भी मांग सकते हैं। उसके लिए इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल लिख सकते हैं और मेल करते समय आप अपना नाम, अपनी कांटेक्ट जरूर उस पर शेयर करें। हमारी जो टीम है आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप डायल एस्ट्रो गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस फोन नंबर पर कॉल करें। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे नए लोगों के साथ, नई परेशानियों के साथ और उनके सवालों के जवाब के साथ। नमस्कार।